हेलो हिस्ट्री के दीवानों, आज हम प्राचीन भारत के पहले महान राजवंश मौर्य साम्राज्य की दिलचस्प दुनिया में जाएंगे। बने रहिए जैसे जैसे मैं इस शक्तिशाली साम्राज्य के उदय, शासनकाल और विरासत के बारे में बताता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं दूरदर्शी संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। एक साधारण परिवार में जन्मे चंद्रगुप्त ने कुशल रणनीतिकार चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश के अंतिम शासक को उखाड़ फेंका। 3021 बीसी तक मौर्य साम्राज्य का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त का विजय अभियान यहीं नहीं रुका। उसने उत्तर भारत में अपना साम्राज्य विस्तारित किया और सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। बाद में उन्होंने एक गठबंधन बनाया और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से शादी की और इस प्रक्रिया में कुछ यूनानी प्रशासनिक प्रथाओं को अपनाया। अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया और श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में ध्यान करते हुए अपना अंतिम समय बिताया। इसके बाद उनका बेटा बिंदुसार, जिसने 298 से 276 बीसी तक शासन किया, अमित्र घात यानी दुश्मनों का नाश करने वाला के रूप में जाने जाने वाले बिंदुसार ने साम्राज्य को दक्षिण की ओर बढ़ाया और एक सुव्यवस्थित प्रशासन बनाए रखा। वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और उसके शासनकाल के दौरान यूनानी राजदूत डेमाचस उसके दरबार में आया था। लेकिन सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक निस्संदेह अशोक महान थे। 276 बीसी में सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक का शासनकाल 261 बीसी में हुए परिवर्तनकारी कलिंग युद्ध के लिए जाना जाता है। यह संघर्ष क्रूर था, जिसमें 1 लाख से अधिक लोग हताहत हुए और अनगिनत कैदी बनाए गए। रक्तपात से हिलकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों का समर्थन किया। अशोक की धम्म या धर्म नीति ने शांति, सहिष्णुता और सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया। उसने सारनाथ, बोधगया और सांची जैसी जगहों पर स्तूप और मठ बनवाए। उसने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए अपने बच्चों महेंद्र और संघमित्रा सहित बौद्ध धर्म प्रचारकों को श्रीलंका भी भेजा। चट्टानों और स्तंभों पर खुदे अशोक के संदेश आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जा सकते हैं। ये शिलालेख कई भाषाओं में लिखे गए थे, जिनमें ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी शामिल हैं और सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़, दिल्ली, तोपरा, धौली और गिरनार जैसे स्थानों पर संरक्षित हैं। दुर्भाग्य से अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उसके उत्तराधिकारियों में विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए नेतृत्व कौशल का अभाव था। प्रशासनिक कमजोरियों और आंतरिक विभाजनों ने इसके पतन का कारण बना। 188 बीसी में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी, जिससे मौर्य वंश का अंत और शुंग वंश की शुरुआत हुई। तो मौर्य साम्राज्य को क्या खास बनाता था? उनकी केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था एक कारण। एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक पदानुक्रम के साथ साम्राज्य को प्रांतों, जिलों और गांवों में विभाजित किया गया था। चाणक्य का अर्थशास्त्र उनके शासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। मौर्य सेना दुर्जेय थी। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने 6,000 पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार सेना, 9,000 हाथी और 8,000 रथों वाली सेना का उल्लेख किया है। आर्थिक रूप से मौर्य युग कृषि, व्यापार और एक सुविकसित कर प्रणाली पर फला फूला। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलन में थे और उत्तर पथ और दक्षिणापथ जैसे प्रमुख व्यापार मार्गों ने वाणिज्य को सुगम बनाया। धार्मिक रूप से मौर्य समावेशी थे, विभिन्न धर्मों का समर्थन करते थे। हालांकि अशोक के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म को विशेष संरक्षण प्राप्त हुआ। जैन धर्म और वैदिक परंपराएं भी फली फूली। वास्तुकला के रूप में मौर्य काल ने हमें सांची स्तूप, अशोक स्तंभ और बोधगया में महाबोधि मंदिर जैसे उल्लेखनीय स्मारक दिए। जानवरों के रूपांकनों से सजे अशोक स्तंभ मौर्य कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं और सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अंत में मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय शक्ति और संगठन का प्रतीक था। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक के दूरदर्शी शासन के कारण साम्राज्य को उसकी प्रशासनिक कौशल, सैन्य शक्ति और आर्थिक समृद्धि के लिए याद किया जाता है। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार और उनकी धम्म नीति ने न केवल भारत पर बल्कि पूरे एशिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपने पतन के बाद भी मौर्य साम्राज्य की विरासत भारतीय इतिहास को आकार देती रही है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक इतिहास के अजूबों की खोज करते रहें।